Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about Indian writings in English. And while I talk about Indian writings in English, this video is particularly dedicated to the PYQ understanding of the topic. हमारा HPSC PGT, NTA NET, UPLT ग्रेड अब ज्यादा दूर नहीं है, कुछ डेज एंड मंथ्स की ही बात रह गई है और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जामिनेशन रिलेटेड आपकी नर्वसनेस को कम करने में बहुत हेल्प करती है। You are already associated with the type of questions and the nature of questions that are asked. तो पीवाईक्यू मैंने अपनी लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में भी यही कहा है। राइट नाउ एचपीएससी पीजीटी के स्टूडेंट्स दे शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग PYQs as much as they can. So here I am with my video on the PYQs of Indian writings in English. The video is useful for HPSC PGD, NTA NET, UPPSC LT grade and GDC. GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम सिलेबस हाई लेवल दिया गया है, हाई लेवल टेक्स्ट दिए गए हैं, तो द अर्लियर the better you start practicing. So practice should go hand in hand. PYQ practice should go hand in hand with the revision or the note making. But मैं बात करना चाहूंगी HPSC PGT स्टूडेंट से। जब आप इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश का वर्क पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं, तो कुछ नंबर ऑफ ऑथर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, बट क्यों उन्हें इसी ग्रुप में डाला गया है? इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश टाइटल का क्या महत्व है, क्या मीनिंग है, क्या स्टैंड है? Why do they belong to such category? समझ में आता है। Indian writings in English stands for the very fact that writers are Indian and they are using English. And why it has to be specified that they are Indian writers using English language? It has to be specified because English is our L2. It's not our L1. हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। और सेकेंड लैंग्वेज ने हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर कैसे किया? कॉलोनाइजेशन से किया। और जब सेकेंड लैंग्वेज ने एंटर किया, इस तरीके से एंटर किया कि फ्रॉम टाइम ऑफ द कॉलोनाइजेशन दैट पीपल हैव लेफ्ट, द ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट एंड वी आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। तो वो रूट कॉज क्या है? रूट क्या है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश का? इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश क्यों इंडियन राइटर्स को इंग्लिश में लिखना पड़ा और वो आज भी लिख रहे हैं? तो ये सब जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, हमारी ऑलरेडी वीडियोस 2 सेशन की वीडियोस अवेलेबल हैं इंग्लिश इन इंडिया पर, जरूर व्यू कीजिएगा। यू विल गेट टू नो, स्पेशली एनटीए नेट के स्टूडेंट्स, जीडीसी के स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग very in a very direct tone because I know you need to have a base, and that base will come from the idea of the concept, the main points. आपको इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझने से पहले इंग्लिश इन इंडिया कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, दैट हाउ इंग्लिश एंटर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कॉलोनाइजेशन से आया, लेकिन वो ऑफिशियल कैसे हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे हुआ, वो सस्टेन कैसे किया, और वो कैसे किया, वो सब आंसर्स आपको इंग्लिश इन इंडिया वीडियो में सीरीज में मिल जाएंगे। प्लीज डू व्यू दैट बिकॉज PGD के स्टूडेंट्स, LT ग्रेड के स्टूडेंट्स, in order to attempt MCQs and in order to attempt your upcoming paper too, you need to have pointers, you need to have certain clarity as to fill your pages, और वो पेजेस आपके आएंगे इस अंडरस्टैंडिंग से। सो प्लीज डू व्यू दिस वीडियोस वी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, दैट हाउ वी हैव राइटर्स लाइक आर के नारायण, Mulk Rajanand, we have writers like Niraj C. Chaudhary, we have writers like Ruskin Bond, why they are writing in English, how they are writing in English, and what is the importance of their writing in English, and what is the importance of Indian writings in English, NTA NET,
पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी, सब में ये दिया गया है क्योंकि ये हमारे ही रीजन के, हमारे नेशन के राइटर्स हैं एंड दे आर राइटिंग फ्रॉम द इंस्पिरेशन दे आर डिराइविंग फ्रॉम रिसाइडिंग इन दिस प्लेस ओनली। कैसे इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आया कि अर्लियर इंडियन राइटिंग्स दे वर लिरिकल एंड देन दे वर रेवोल्यूशनरी एंड देन आफ्टर रेवोल्यूशन दे वर रियलिस्टिक। तो किस तरीके से चेंजेस आए हैं। एचपीएससी पीजीटी का पीवाईक्यू है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, जिसमें पूछा गया है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश की ग्रोथ के बारे में। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंडसेट इतना खुला रखेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट योर हार्ट आउट। पेजेस भरना आसान नहीं होता है विदाउट नॉलेज, क्योंकि यू हैव टू सिट इन द सब्जेक्टिव एग्जाम, यू नीड टू कीप योर आईज, योर हैंड्स, योर इंटेलेक्ट ओपन। और वो ओपन तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, rather than listing down a number of authors and writing down their works will help you in qualifying the objective exam, no doubt, but it will not help anywhere in the subject knowledge test. So you need to have a bag full of thoughts, bag full of knowledge as you will sit in the subjective exam. तो फिलहाल के लिए कहोगे कि नेहा मैम आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, आपने लास्ट वीडियो में कहा है कि सब्जेक्टिव की बात मत करिए, एब्सटेन कीजिए, तो फटाफट से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा काम आपको सजेस्ट करना है, डराना नहीं है। प्लीज मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो एज आई एम टॉकिंग टू यू to the very first question. Let us start with our very first question. The first question is, which English education policy was responsible for the rise of English studies in India? कौन सी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द राइज ऑफ, मैंने अभी ही कहा है, ऑलरेडी आंसर मार्क किया हुआ है, बिकॉज English in India entered, English language entered when the Britishers entered the subcontinent, but English as a language, as an officiating language, as an administrative language entered our subcontinent once Macaulay's Minutes were published. मैकॉले के मिनट मैनिफेस्टो हैं इंग्लिश एजुकेशन के, कि इंडिया में, इंडिया के लोगों को इंग्लिश में एजुकेट किया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए, as to raise a class of interpreters, as to raise the class of administrator, as to raise a class that is Indian in color and blood, but English in intellect. उन्होंने कहा है कि होल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन बुक्स इज इक्वल टू वन शेल्फ ऑफ इंग्लिश बुक्स। इतनी विजडम उसको, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल सकती है। तो हम एक ऐसी क्लास खड़ी करनी है जो कि इंटरप्रेटर्स हो, जो दिखने में इंडियन हो, ब्लड में इंडियन हो, कलर में इंडियन हो, बट दे आर व्हाट दे आर इंटेलेक्चुअल वाइज एज इंग्लिश पीपल आर। तो मैकॉले का मिनट आया 2 फरवरी इन द ईयर 1835 एंड विद दैट कमिंग इंग्लिश इन इंडिया सेट हो गया कि इंग्लिश में ही इंडियन पीपल को पढ़ाया जाएगा विद अ मोटिव। वो मोटिव क्या होगा? इंटरप्रेटर्स को खड़ा करना और इंडियन पीपल को इंग्लिश एजुकेशन, मिशनरी एजुकेशन, क्रिश्चियन एजुकेशन अपनी तरफ लेना। So next, this answer to this question is Macaulay's Minutes. जरूर से जरूर पीजीटी के स्टूडेंट्स, एलटी ग्रेड के, जीडीसी के, एनटीए नेट के बिना थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के वर्क को पढ़े नहीं जा सकते हैं। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टो, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस को चूज किया गया है स्ट्रिक्टली पीवाईक्यूज के बेसिस पर। The trio, second question is, the trio often called the founding fathers of Indian English fiction includes, ये मैंने पहले भी कहा है, मुल्क राज आनंद के टाइम भी कहा है कि इंडियन इंग्लिश फिक्शन के, नॉवेल्स के, शॉर्ट स्टोरीज का एक ट्रायो है। ट्रायो का मीनिंग क्या होता है? थ्री राइटर्स का ग्रुप है जिनको फाउंडिंग फादर्स कहा गया है इंडियन इंग्लिश फिक्शन के। एचपीएससी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन राइटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, नॉवल लिखा गया, शॉर्ट स्टोरी लिखी। कौन से वो 3 फाउंडिंग फादर्स थे? एंड दे वर
R.K. Narayan, Raja Rao, and Mulk Raj Anand. These are the pioneering figures because Toru Dutt, Sarojini Naidu, Tagore and Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri, Kiran Desai ये बाद में आए हैं. मुल्क राज आनंद पायनियर है, राजा राव पायनियर है, आर के नारायण पायनियर है. टू ऐड चेरी ऑन द केक, हमारे यूट्यूब चैनल पर मुल्क राज आनंद, आर के नारायण की कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट लिस्ट ऑफ वर्क्स क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड अवेलेबल है. तो आप घर बैठे बैठे अपनी फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन पर मुल्क राजानंद को कंप्लीट कर सकते हैं. उनकी ट्रायोलॉजीज, आर के नारायण का मालगुडी का कॉन्सेप्ट, सब कुछ टेकअप किया गया है. तो प्लीज गो एंड व्यू दैट वीडियो ऑल्सो. The next question is, the novel Coolie by Mulk Raj Anand can be read as an example of. कूली की बात हमने मुल्क राजानंद को करते वक्त भी करी है. कूली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक नॉवल है जो क्लास कॉन्शियसनेस को दिखाता है. हम किस तरीके से एक जो बैग उठाने वाले कूली होते हैं स्टेशन पर, फॉर दैट मैटर हमारा सामान, हमारा ट्रांसपोर्ट पर सामान लेकर जाने वाले जो होते हैं, हम क्या उन्हें सेम रिस्पेक्ट से देखते हैं? देयर इज ऑलवेज दिस क्लास कॉन्शियसनेस. कूली चाहिए, कूली चाहिए. उस वक्त जब ट्रेन्स होती थी तो कूली की क्या वैल्यू होती थी, बट हाउ दे वर टेकन एज ह्यूमन फॉर्म ऑफ डंकीज. दे वर लोडेड with the heavy bags, and how they used to move in behind you or in front of you carrying your luggage. तो ये कहाँ का ह्यूमैनिज्म है? तो इस चीज को मुल्क राजानंद ने क्वेश्चन किया है और इसमें हमें दिखती है जहां भी क्लास कॉन्शियसनेस की बात आती है, मार्क्सिज्म की बात आ जाती है, बिकॉज मार्क्सिज्म इज ऑल अबाउट क्लास कॉन्शियसनेस. तो मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म, यहाँ पर ये आंसर हमारा होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट आई टेल यू, इफ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द ऑप्शंस यू कैन डेफिनेटली मार्क इट. एग्जिस्टेंशियल एलियनेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अपनी एग्जिस्टेंट को तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. एग्जिस्टेंस तो हमारी है ही, और ना ही हम एलियनेटेड है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अमंग्स द ग्रुप ऑफ पीपल. फेमिनिस्ट नैरेटिव नॉट एट ऑल. पोस्ट मॉडर्न सटायर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म तो तब स्टार्ट ही नहीं हुआ था. तो इन दैट केस हमारा करेक्ट आंसर है मार्क्सिस्ट. जहां पर मार्क्सिज्म की बात आ जाती है, क्लास कॉन्शियसनेस की बात आ जाती है. तो क्लास कॉन्शियसनेस में हो गया हमारा मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म. नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement which of the following statement about RK which of the following statements about R.K. Narayan's prose style is true? I tell you, मैंने क्वेश्चन जान करके इस तरीके के स्टाइलिस्टिक उठाए हैं, थोड़े से हाई ग्रेड उठाए हैं, ताकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी आए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें. कि rather than asking question about the publication, rather than asking about questions straightly about the characters, I have tried my best to include the stylistic factors, the thematic factors also, so that you have such form of critical understanding. और ये text के understanding के बिना आप इन questions को attempt नहीं कर सकते हैं. Which of the following statements about R.K. Narayan's prose style is true? कौन सी चीज ट्रू है? हाईली संस्कृताइज्ड डिक्शन, नो. R.K. नारायण बहुत सिंपल, बहुत लिरिकल, कॉम्प्लेक्स, सटायरिकल लैंग्वेज में लिखते थे. उनकी लैंग्वेज सिंपल होती थी लेकिन एट द सेम टाइम सटायरिकल होती थी और इंडियन ईथोस में रूटेड होती थी. जब आप उनका वर्क द गाइड पढ़ते हैं एंड यू सी द मेन कैरेक्टर रोजी, Rosie, while she is listening to the flute of a snake charmer, how she is dancing and how that is explained. Indian ethos कि किस तरीके से snake charmer को देख करके she is also being charmed because she had been dancer, she was swaying and moving along with that, and you can see how the story turns from the story of a guilt to redemption, how the main character Raju turns out to be Swami in the end. तो यहाँ पर इंडियन ethos दिखाए गए हैं. He realizes that he had been a bad person. At the end, he tries his best to redeem, to be best, to overcome all that bad
things. So the option is his language is simple, prose style उनका novel का simple है, at the same time ironic है और rooted in Indian ethos है, Indian ethos में rooted है, complete Indianness आपको देखने में मिलती है. Next question is which novel by R.K. Narayan introduces the fictional town of Malgudi? Please, I request you people who are viewing this video, do answer this question in the comment section. Do answer this question in the comment section. I want you people who have already viewed the video on R.K. Narayan, please आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. कौन से फिक्शनल टाउन में मालगुडी, मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है, उसे किस आर के नारायण के वर्क में इंट्रोड्यूस किया गया है? Answer this question in the comment section. I am leaving this answer for you people. Take few seconds, read it. See, the guide, Swami and friends, the English teacher, the financial expert. Next question is, read it. Arrange the following text in chronological order of their publication. मुल्क राजानंद की chronology NTA NET के recent exams तक पूछी गई है. Now you can fathom how important he is. NTA UGC NET के latest 2024 and 2025 एग्जाम में मुल्क राज आनंद के वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई है और ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल बेस पर ही हमने अपनी वीडियो को अपलोड किया है. एक आप उसे व्यू कर सकते हैं. कंप्लीट मुल्क राज आनंद आपके हो जाएंगे अगर आप उस एक वीडियो को व्यू कर लेते हैं. लेकिन आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट होना जरूरी है. हम PYQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार क्रोनोलॉजी को फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू. तो अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन. उनके ऑप्शंस हैं कूली, द बिग हार्ट, द विलेज, टू लीव्स एंड अ बड, सेवन समर्स. सबसे पहले उनका वर्क आया था अनटचेबल. अनटचेबल के बाद आया था कूली एंड आफ्टर कूली आया था टू लीव्स एंड अ बड. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर अनटचेबल ऑप्शन में नहीं है तो स्ट्रेट अवे वी हैव कूली. यस, सो ऑप्शन ए वी हैव दिस वन. तो अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन कूली है, वी आर श्योर कि कूली सबसे पहले आया था. ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारे एलिमिनेशन मेथड से चले जाते हैं. तो कूली, आफ्टर कूली we have, I told you, two leaves and a bud. After A we have option number D. So ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस बन जाती है. और जिस तरीके से मैंने इस आंसर को कराया, दैट इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना MCQs में कि एलिमिनेशन मेथड से आप टू ऑप्शंस को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दीजिए. Then choosing and guessing also becomes very easy. लेकिन मुल्क राज आनंद, Indian writings in English, the questions are very important. तो प्लीज मुल्क राज आनंद, और सारे इंडियन राइटर्स ज्यादा नहीं है, वर्क्स भी ज्यादा नहीं है, तो आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए. नसीम एजिकियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AK रामानुजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ NTA UGC नेट पे श्री औरोबिंदो पर क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, बहुत छोटा टॉपिक है, टाइमली कवर किया जा सकता है और रिवीजन इस तरीके से आपको करते रहनी है. आपको क्रोनोलॉजी का भी आइडिया होना चाहिए. फर्स्ट वर्क मुल्क राज आनंद का अनटचेबल है, सेकेंड वर्क कूली है, तो कूली ऑप्शन में है, अनटचेबल नहीं है, तो कूली हमारा फर्स्ट ऑप्शन नेचुरली बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. अनीता देसाई भी एक इंपॉर्टेंट राइटर है.
क्राई द पीकॉक इन कस्टडी, बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे, वॉइसेस इन अ सिटी, ये इंडियन फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं, डोमेस्टिसाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और एक ऐसा वर्क इन्होंने लिखा जिसमें एक इनसेन वाइफ, शी किल्स हर हस्बैंड बिकॉज वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थी वो कैरेक्टर। तो कौन सा नॉवल है जिसपे ये थीम, ये एंड हमें देखने को मिलता है? क्राई द पीकॉक, ये है क्राई द पीकॉक इन कस्टडी इज ऑल अबाउट द रिसर्च वर्क दैट इज गोइंग ऑन अ उर्दू, ऑन एन उर्दू पोएट। तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है क्राई द पीकॉक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे आपने पढ़ना है। अनीता देसाई एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और बहुत जल्दी इनके वर्क्स को भी हम क्रोनोलॉजिकली स्टडी करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी जरूर से जरूर व्यू कीजिएगा। सो इस तरीके से हम इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश को अप्रोच करते हैं। हमारे बहुत से राइटर्स हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नली इसमें से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जिन क्वेश्चंस को मैंने भी चूज किया है वो मिक्स्ड बैग हैं, इजी टू मॉडरेट हैं। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, टेक्सचुअल क्लैरिटी है, क्रोनोलॉजिकल क्लैरिटी है, तो इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश इज वन सच टॉपिक्स that can help you score really well. Next question, very important. Which of the following best describes the theme of an introduction? अब यहाँ पर क्या है, introduction क्या है? An introduction is basically a poem written by Kamala Das. कमाला दास की पोम है। कमाला दास एक कन्फेशनल पोएट है, कन्फेशनल पोएट है। बहुत ही राइटिंग्स में वो बहुत ज्यादा कन्फेशनल हो जाती हैं, पर्सनल ट्रॉमा से लिखती है, लेकिन यूनिवर्सल होते हैं उनके जो भी कन्फेशंस होते हैं। ज्यादातर वो फीमेल आइडेंटिटी पर लिखती हैं। उनकी एक पोम माय मदर एट 66 हम क्लास 12th के लेवल पर भी पढ़ाते हैं पीजीटी के स्टूडेंट्स जो कि फ्यूचर में पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई में। तो कमाला दास की फर्स्ट पोम ही कमाला दास की है क्लास 12th में, माय मदर एट 66। शी इज अ कन्फेशनल पोएट, वेरी इंपॉर्टेंट पोएट। सो एन इंट्रोडक्शन क्या लगता है? प्रोजेइक वर्क लगता है कि किसी वर्क का प्रीफेस होगा, बट नो, एन इंट्रोडक्शन इज बेसिकली अ पोम written, confessional poem by Kamala Das, in which she is questioning her identity. She is questioning the female identity. So the search of selfhood and assertion of female identity, ये इनका मेन वर्क है, ये इसकी मेन थीम है। उनके जो बाकी वर्क्स रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन, रोमांटिक आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन मिल जाता है, उसमें आपको एसोसिएशन मिल जाता है, लेकिन ईस्ट एंड वेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकी जो मेन लॉन्गिंग रहती है वो लव की रहती है, एक सेल्फ आइडेंटिटी की रहती है, और फीमेल आइडेंटिटी के साथ ये ज्यादा एसोसिएट करती हैं। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, एंड इंट्रोडक्शन को आप जरूर से जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निराज सी चौधरी, अगर आप 2008 से लेकर 2025 तक के पेपर्स उठाकर देखते हैं एनटीए यूजीसी नेट के, इस पर्सन, इस ऑथर को नहीं छोड़ा गया है, और इसी एक वर्क पर इनके बहुत से क्वेश्चन आए हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन ऑथर। थोड़ा सा निराज सी चौधरी के बारे में बता देती हूँ। ये ज्यादातर कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते थे क्योंकि ये इंग्लिश पीपल को फेवर करते थे। when Britishers left the Indian subcontinent, he was nostalgic, he wanted to attain English identity. So निराज सी चौधरी हमेशा कंट्रोवर्सीज में ही रहते थे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, उनका वर्क जो है वो 1951 में आया था, यहाँ पर दिया गया है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या बताया गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन ऑथर? तो उनका है, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट रिटन बाय निराज सी चौधरी, वेरी नाइस, ट्रू, निराज सी चौधरी का ही वर्क है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन ऑथर। सेकेंड,
इट इज अ टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन लिटरेचर, नो, ये पार्टीशन लिटरेचर की तो बात ही नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ए ऑप्शन हमें किस में देखने को मिल रहा है, बिकॉज वी आर श्योर दैट दिस इज अ वर्क रिटन बाय निराज सी चौधरी। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें नहीं है, तो एलिमिनेशन के मेथड से ये टॉपिक हमारा कट जाता है, ये ऑप्शन हमारा चला जाता है। इट इज अ टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन लिटरेचर, नो, पार्टीशन लिटरेचर की ये बात नहीं करते हैं। पार्टीशन 1951 में आ रहा है, तो पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, इवन पार्टीशन से ओवरकम भी कर चुके हैं। वैसे भी ये कंट्रोवर्सीज में रहते थे, तो ये इंग्लिश पीपल को ज्यादा फेवर करते थे, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो बी ऑप्शन वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड इज अनअबैश्ड एंग्लोफिलिया ऑफ द ऑथर मेड दिस वर्क कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अनबैश्ड अनमैचेबल प्यार था इनको इंग्लिश पीपल से, एंग्लोफिलिया से, इंग्लिश लैंग्वेज से। दे वांटेड दैट इंग्लिश पीपल शुड स्टे हियर एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दोज पीपल, तो उस चीज को उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है, क्योंकि ये ऑथर फेवर करते थे एंग्लोफिलिया का और ये कंट्रोवर्शियल वर्क था। इट इज प्राइमरीली रेजेस द क्वेश्चन ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस कौन से करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दिस बिकम्स करेक्ट। इस तरीके से एलिमिनेट कर कर पढ़िए, लेकिन ये एलिमिनेशन कब कर पाएंगे? जब टेक्स्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए कुछ ऐसे कोर टॉपिक्स पीवाई क्यूज में निकल के आते हैं, जिन्हें आपको जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना है। मैं अभी बता दूं, आर के नारायण, अनीता देसाई, मुल्क राज आनंद, निराज सी चौधरी, इन्हें देखे बिना पेपर में मत जाना। एक बार इनके कोर वर्क्स को, डेट्स को, क्रोनोलॉजी को, मेन वर्क्स को, मेन कैरेक्टर्स को जरूर से जरूर पढ़ लेना। With this, we come to the very last question, that is, who is the protagonist of Shashi Deshpande The Long Silence? Sorry, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, टाइटल का नेम है That Long Silence, दैट लॉन्ग साइलेंस इसका वर्क का नेम है। तो शशि देशपांडे का ये वर्क आया था इन द ईयर 1988, और इसके मेन कैरेक्टर हैं, फीमेल आइडेंटिटी की बात की जाती है, मेन कैरेक्टर है जया। हाउ शी रियलाइजेस इवन आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स दैट देयर इज साइलेंस, दैट लॉन्ग साइलेंस between her and her husband. With that, we come to the end of this video, but not to the end of this series. I request you people to keep on revising, and please do share this channel. Let us grow together. We are here for you people. And if there is anything particular that you want me to teach you, do let me know in the comment section below. किस चीज पर नेक्स्ट PYQ सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं? Although these are not the only writers, we have so many other writers also, but these are the most important ones. I've tried to create a mixed bag of questions, easy, moderate, simple, complex, but not never का ध्यान जरूर रखिएगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, एक एक दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेट अस मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। This is Dr. Neha signing off and wishing you all the very best.